एपिसोड 551 टू 560। निर्देशक वैड, तब ये बूढ़ा आदमी आपको धन्यवाद देगा। अगले साल मैं मुंबई के सामाजिक विकास का समर्थन करने के लिए एक पुलिस स्कूल के निर्माण में निवेश करने की योजना बना रहा हूं, जॉर्ज ने कहा। डीटन अचंभित रह गया। एक पुलिस स्कूल, ये बहुत ही चौंकाने वाला था। बहुत ही आश्चर्यजनक। हमारे काम के प्रति आपके महान समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं इस मामले को व्यक्तिगत रूप से संभाल लूंगा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, और मैं निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक उत्तर दूंगा। डीटन ने फोन रखने से पहले जॉर्ज को जल्दी से धन्यवाद दिया। फिर उसने एक लंबी सांस ली और सदमे से उबर गया। इसके बाद डीटन ने जल्दी से अपनी टोपी पहनी और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उत्साह के अलावा गुस्सा भी था। श्री थॉमस के युवा मालिक को बेतरतीब ढंग से गिरफ्तार करने वाले उनके आदमी बहुत लापरवाह थे। इसी समय उसकी मेज पर रखा फोन फिर बज उठा। डीटन पहले से ही बहुत चिंतित था। उसने रिसीवर पकड़ा और अधीरता से पूछा, ये कौन है? क्या आप बाद में कॉल नहीं कर सकते? उनका लहजा बेहद अरुचिकर था। अप्रत्याशित रूप से लाइन के दूसरे छोर से एक ठंडी खर्राटें आईं। शानदार, डीटन वैड, अब तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुमने नौकरी बदल ली है और अब तुम ये भी नहीं जानते कि रीड विलियम्स कौन है? उस व्यक्ति का स्वर ठंडा और क्रोध से भरा हुआ था। डीटन कांप उठा जब उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। जनरल विलियम्स, आप गलत हैं। कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं। दूसरी ओर से एक ठंडी खर्राटें सुनाई दी और डीटन की पलकें फड़क उठीं। रीड विलियम्स, एक विशाल पर्वत के समान प्रभावशाली व्यक्ति। ये स्पष्ट था कि उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी। डीटन लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अतीत में, जब डीटन एक साधारण सैनिक थे, उन्होंने विलियम्स के अधीन काम किया था। मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास क्या जरूरी मामला है। आज आपके आदमियों ने मेरे एक प्रतिष्ठित अतिथि को अंधाधुंध तरीके से गिरफ्तार कर लिया। आपको मामले की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए और उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करना चाहिए। रीड ने पत्थर की तरह कहा। जब डीटन ने यह सुना तो उसके सिर में झुरझुरी फैल गई। भाड़ में जाओ। रीड विलियम्स के विशिष्ट अतिथि को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर क्या हो रहा था? डीटन को बहुत पसीना आने लगा था। जनरल विलियम्स, चिंता मत करो। मैं तुरंत मामले की जांच करूंगा। मुझे 15 मिनट दीजिए और मैं निश्चित रूप से आपको संतोषजनक उत्तर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूं। अगर तुम 1 मिनट भी देर से लौटोगे तो तुम अपनी वर्दी खुद ही उतार सकते हो। रीड ने गुस्से से कहा। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। डीटन बेहोश हो गया और उसके सिर में चक्कर आने लगा। वह मुसीबत में था। बड़ी मुसीबत। ब्रायन फुलर, आखिर उसने किसे गिरफ्तार किया था? डीटन दौड़कर बाहर आए और ड्राइवर से कहा कि उन्हें तुरंत पुलिस शाखा में भेज दिया जाए। वहां जाते समय उन्होंने स्थिति के बारे में पूछताछ की और पता चला कि उस रात केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। एक व्यक्ति, कबीर रनावत, जॉर्ज थॉमस, और यहां तक कि रीड विलियम्स ने भी उनकी ओर से हस्तक्षेप किया था। वह बर्बाद हो गया। उस व्यक्ति के पास किस प्रकार की प्रभावशाली शक्ति और पृष्ठभूमि थी? उसके अधीन उन मूर्खों ने क्या किया था? कार से उतरते ही डीटन तुरंत शाखा में घुस गया। जैसे ही उनके अधीनस्थों ने उन्हें देखा, वे सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और बिना कुछ बोले उन्हें सलामी दी। क्यों? वे अनजान नहीं थे। वह उनसे सवाल पूछने के लिए वहां था। ब्रायन फुलर, यहां से तुरंत निकल जाओ। डीटन ने जोर से गाली दी और कप्तान के कार्यालय का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। इस समय ब्रायन कार्यालय में अपनी पत्नी के साथ बहस कर रहा था। वह चाहता था कि उसकी पत्नी चाबियां लौटा दे, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए उनमें लड़ाई शुरू हो गई थी। ब्रायन ने तुरंत फोन रख दिया और डीटन को देखते ही मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। डायरेक्टर वैड, आप यहां व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हैं? क्या कुछ हुआ है? डीटन ने मेज पर जोरदार तमाचा मारा, ब्रायन की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वह कहाँ है? तुमने उसे कहाँ बंद कर दिया? ब्रायन अचंभित रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डीटन इतना क्रोधित हो जाएगा। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। एक अनुभवी सैनिक होने के नाते ब्रायन को यह अच्छी तरह पता था कि कुछ तो होना ही था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस युवक को गिरफ्तार किया गया था, उसका इतिहास भयावह था? डायरेक्टर वैड, क्या हुआ? ब्रायन ने खुद को संभाला। डीटन ने उसे घूरकर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझसे पूछने की हिम्मत की? तुमने क्या बेवकूफ़ी की है? वह आदमी कहाँ है? मुझे अभी उसके पास ले चलो। ब्रायन फुलर अभी भी वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ थे। वह कई वर्षों तक पुलिस बल में काम कर चुका था, लेकिन फिर भी वह बहुत अज्ञानी था।
ब्रायन को पता था कि डीटन बहुत गुस्से में है और वह देर नहीं कर सकता था। इसलिए वह डीटन को पूछताछ कक्ष में ले गया। इस समय अर्जुन कमरे में आंखें बंद करके शांति से आराम कर रहा था। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से कोई न कोई तो उसका मामला संभाल ही लेगा। उसे बस शांति से इंतजार करना था। हालांकि अर्जुन एक बात पर विचार कर रहा था, और वह ये कि उसे रोहन खन्ना के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कोई और यह नहीं बता सकता था कि यह किसका काम था, लेकिन अर्जुन को पूरा यकीन था कि जाल हुआन ने ही बिछाया था। अर्जुन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका भाईचारा ऐसे क्षण में बिखर जाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि दरवाजा जल्दी ही खुला और दो आदमी अंदर आए। सामने वाला स्वाभाविक रूप से ब्रायन था, जबकि पीछे वाला डीटन था। जब डीटन की नजर अंदर बंद अर्जुन पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। इस तरह के एक युवा ने 3 बड़ी पार्टियों में उथल पुथल मचा दी थी, फिर भी उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। मिस्टर कपूर, मुझे खेद है। मामला स्पष्ट हो चुका है। ये वास्तव में एक गलतफहमी है। अब आप जा सकते हैं, डीटन ने मुस्कुराते हुए कूटनीतिक ढंग से कहा। ब्रायन चौंक गए और बोले, डायरेक्टर वेड, कुछ सहकर्मियों और मैंने मामले को स्पष्ट किया। उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? यदि अर्जुन को रिहा कर दिया गया तो ब्रायन के लिए खुद को समझाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी डीटन ने केवल ब्रायन को घूर कर देखा, अपना फोन निकाला, उसे उसकी ओर फेंका और गुस्से से कहा, खुद देखो और मुझे बताओ कि क्या हम उसे रिहा कर सकते हैं या नहीं। इस बार डीटन सचमुच क्रोधित था। ब्रायन ने बिना किसी गहन जांच के किसी को अंधाधुंध तरीके से गिरफ्तार कर लिया था। स्वाभाविक रूप से ये गिरफ्तारी शुरू से ही एक गलती थी। फिर भी ब्रायन अभी भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। सबूत पहले ही डीटन के मोबाइल फोन पर भेज दिए गए थे। ये ब्रायन के चेहरे पर एक तमाचा था। ब्रायन घबरा गया। उसने वीडियो चालू किया और देखा कि पिछले पीड़ित कबूल कर रहे थे और गंभीरता से बता रहे थे कि उन्होंने अर्जुन को कैसे फंसाया था। ब्रायन अचंभित था। उसे पता था कि उसने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। ब्रायन फुलर, मैं आपसे फिर पूछता हूं, क्या हम उसे अब जाने दे सकते हैं? डीटन ने चिल्लाकर कहा। ब्रायन का चेहरा लाल हो गया था। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था और उसने जवाब दिया, हाँ, हम कर सकते हैं। हम्फ। डीटन ने नाक से कुड़ी। फिर वह मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर मुड़ा। मिस्टर कपूर, मुझे बहुत खेद है। ब्यूरो की ओर से मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले से परेशान नहीं होंगे। हमने इस मामले से सबक सीखा है और वादा करते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अर्जुन ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने ब्रायन की ओर ठंडी निगाह से देखा और फिर डीटन की ओर शांति से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ डीटन अर्जुन को व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कक्ष से बाहर ले गए। ब्रायन फुलर, आपको 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। मुझे पूरी निरीक्षण रिपोर्ट लिखो। जाने से पहले डीटन ने ब्रायन को फटकार लगाई और कहा कि वह अपने भाग्य को स्वीकार कर सकता है। दोनों के चले जाने के बाद ब्रायन ने रोहन को फोन किया और स्तब्ध होकर कहा, रोहन खन्ना, उस व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है। क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे क्या परेशानी दी है? कल मेरी पत्नी तुम्हें चाबियां लौटा देगी। ऐसे मामलों के लिए मुझे फिर से फोन मत करना। वह बहुत क्रोधित था। दूसरी तरफ रोहन आश्चर्यचकित था। उसने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। अभी आधे घंटे से भी कम समय बीता था और उसे रिहा कर दिया गया। कैप्टन फुलर, क्या स्थिति है? उसे ऐसे ही कैसे रिहा किया जा सकता है? रोहन हैरान था। इस समय रोहन अपने विला में था। अर्जुन के साथ क्या हुआ था? उसे ऐसे ही क्यों रिहा किया जा रहा था? तुमने मुझसे पूछने की हिम्मत की? क्या तुम जानते हो कि तुमने किससे पंगा लिया है? डायरेक्टर वेड यहां आए और उसे व्यक्तिगत रूप से रिहा किया। जिन लोगों को तुमने पाया कि उन्होंने छल कपट का सहारा लिया, यह अच्छी बात है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझसे ऐसा कुछ पूछने की हिम्मत कर रहे हो। ब्रायन क्रोधित हो गया। रोहन के तरीके बहुत गंदे थे। निर्देशक वेड ने उसे व्यक्तिगत रूप से रिहा कर दिया। रोहन को डर लगा। अर्जुन के पास ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि थी कि ब्यूरो के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना पड़ा? कैप्टन फुलर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रोहन ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कॉल कट गई। भाड़ में जाओ। रोहन गुस्से में था। उसने अपना फोन नीचे गिरा दिया और लिविंग रूम में इधर उधर घूमने लगा। अर्जुन को रिहा कर दिया गया। अब वह क्या करने जा रहा था? उसकी योजना अभी शुरू भी नहीं हुई थी और वह पहले ही विफल हो गई।
ये ठीक है, मुझे सीमा पता है, यह आदमी अभी नहीं मर सकता, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। जब टैटू वाले ने अर्जुन की बात सुनी तो वह डर के मारे कांप उठा। जब वह कुछ कहने वाला था तो उसने ठंडी हवा में सांस ली जिसमें खून की गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर अब उसके नहीं रहे। उसने पहले कभी इस तरह का असहनीय दर्द महसूस नहीं किया था। पैरों में दर्द के कारण टैटू वाला व्यक्ति बहुत देर तक फर्श पर लेटा कर आता रहा। वह धीमी आवाज में मदद के लिए पुकार रहा था। उसने अपना मुंह खोला और मदद के लिए चिल्लाना चाहा। जब उसने अपना मुंह खोला तो एक बहुत ही मसालेदार पाउडर उसके नथुनों और मुंह में घुस गया। तुम मदद के लिए पुकारना चाहते हो? तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? तुम अपनी मूर्खता के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते। अर्जुन की निगाहें क्रूर थीं। उसके हाथ में मिर्च पाउडर का एक थैला था। टैटू वाले आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे गला घोंटकर मार दिया जाएगा। मसालेदार मिर्च पाउडर उसके नाक और मुंह में ठूंस दिया जा रहा था। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। मसाले की वजह से उसे बेकाबू खांसी आ रही थी। जब वह खांसने लगा तो मिर्च पाउडर उसके फेफड़ों में चला गया। ये चक्र बार बार दोहराया गया। सामान्य परिस्थितियों में इतना मिर्च पाउडर सूंघने से टैटू वाला व्यक्ति मौत के कगार पर पहुंच जाता। उसके गले और फेफड़ों में जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दो अलग अलग आग से जलाया जा रहा हो। यह इतना भयानक दर्द था कि हड्डियां चुभ रही थीं। उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बह रहे थे। उसे लगा जैसे उसका दम घुटने वाला है। आखिरकार अर्जुन ने टैटू वाले आदमी को परेशान करना बंद कर दिया। उसने टेबल से पानी का एक कप उठाया और उसे बालों से पकड़कर उसके चेहरे पर छिड़क दिया। टैटू वाले व्यक्ति को अपनी नाक और मुंह में ठंडक महसूस हुई, इसलिए उसने ताजी हवा की कुछ गहरी सांसें लीं। हालांकि नाक और मुंह में अभी भी मौजूद मिर्च पाउडर के अलावा पानी के छींटे ने उसे और भी ज्यादा दर्द दिया। वह सांस नहीं ले पा रहा था। जब वह सांस लेता तो उसके फेफड़े जलने लगते। वह बेजान होकर फर्श पर पड़ा रह सकता था। उसने अपने मुंह और नाक से मसाले को हाथों से हटाने की कोशिश की ताकि वह खुद को बेहतर महसूस कर सके। वह 10 मिनट से अधिक समय तक एक ही गति से काम करता रहा। वह खांसता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खांसी से आसमान गिर जाएगा। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। नीना एक तरफ खड़ी थी। उसे सिर्फ देखने से ही असहजता महसूस हो रही थी। उसने अर्जुन को कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन सोचने के बाद लगा कि अगर हैरिस को इतनी आसानी से जाने दिया गया तो वह उसे परेशान करना जारी रखेगा। जब नीना ने इस बारे में सोचा तो उसने चुप रहने का फैसला किया। कुछ लोग दया के पात्र नहीं हैं। यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप खुद के साथ क्रूर हैं। आपको ये सुनिश्चित करने के लिए चरम उपाय करने की आवश्यकता है कि उसके जैसे घृणित व्यक्ति को ये बात जीवन भर याद रहे। अर्जुन को पता चल गया कि नीना डरी हुई है। हालांकि उसकी आंखों में दया नहीं थी। अगर अर्जुन आज रात यहाँ नहीं आता, तो नीना जैसी कमजोर औरत को इस टैटू वाले आदमी जैसे विकृत आदमी का अकेले ही सामना करना पड़ता। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। हम किसी ऐसे व्यक्ति पर दया नहीं कर सकते जो सिर्फ इसलिए अपराध करना चाहता है क्योंकि उसे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर कुछ हो जाए, तो हम पर कौन दया करेगा? अरे, अभी तो तुम बहुत जिद्दी नहीं थे। तुमने कहा था कि तुम्हारे चाचा पुलिस में काम करते हैं, है न? तो फिर उनसे कहो कि वे आकर तुम्हें बचा लें। बेवकूफ, तुम मरने के कगार पर खड़े होने के बाद भी जिद्दी बने रहने की कोशिश कर रहे हो। टैटू वाला आदमी बेजान होकर फर्श पर पड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़े जलकर राख हो जाएंगे। अर्जुन जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा क्रूर था। उस समय, जब तक वह दूसरे पक्ष को बताता था कि उसके चाचा पुलिस बल में काम करते हैं, तब तक सभी लोग उसके प्रति सम्मान का व्यवहार करते थे। हालांकि उसके सामने यह आदमी पागल था। न केवल वह डरता नहीं था, बल्कि वह पहले से भी अधिक घमंडी था। क्या उसे प्रतिशोध का डर नहीं था? हालांकि टैटू वाले आदमी को एहसास हुआ कि अगर उसने आज समझौता नहीं किया या दया की भीख नहीं मांगी तो वह इस जगह से सुरक्षित नहीं निकल पाएगा। यहां तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। वह दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन जब उसने अर्जुन के पीछे नीना को देखा, तो वह किसी महिला के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। खासकर जब वह उसकी पूर्व प्रेमिका थी। यह उसकी जान लेने से भी ज्यादा दर्दनाक होता। टैटू वाले आदमी ने खुद को संभाला और खिल्ली उड़ाई। उसने दहाड़ते हुए कहा, मेरे साथ ऐसा दिखावा करने की कोशिश मत करो। मेरे चाचा पुलिस बल में काम करते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो तुम नीना से पूछ सकते हो। तुम मरने वाले हो। मेरे दोनों पैर तोड़ दिए और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया।
मैं अपने चाचा से कहूंगा कि तुम्हें गिरफ्तार कर लें और 10 साल से ज्यादा की सजा सुना दें। अर्जुन ने डरे और असहाय दिखने का नाटक किया। उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, चूंकि तुम बदलना नहीं चाहते, इसलिए मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मुझे लगता है कि मुझे आज रात एक व्यक्ति को दफनाना पड़ेगा। जब टैटू वाले आदमी ने ये सुना, तो वह तुरंत समझ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह अवैध है। अर्जुन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह एक बड़ा काला प्लास्टिक बैग ढूंढने चला गया, फिर रसोई से एक चमकदार चाकू निकाला। चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने चाकू उठाया और धीरे धीरे टैटू वाले आदमी की ओर बढ़ा। वह डर गया और उसने तुरंत अपनी पैंट गीली कर ली। फर्श उसके पीले मूत्र से भर गया था। वह चिल्लाया और चिल्लाया, मुझे मत मारो। मैं मानता हूं कि मैं गलत था। कृपया मुझे मत मारो। हम इस बारे में समाज के सभ्य सदस्यों की तरह बात कर सकते हैं। मैं अब नीना को परेशान नहीं करूंगा। पूरा कमरा पेशाब की तीखी गंध से भरा हुआ था। साथ ही मिर्च पाउडर की भी गंध आ रही थी। टैटू वाला लड़का अब बहुत डर गया था। वह डर के मारे बेहोश भी हो गया था। अर्जुन ने असहाय होकर नीना को देखा। फिर उसने अपने हाथ फैलाकर उसे बताया कि यह आदमी बहुत डरपोक है। उसने टैटू वाले आदमी के बाल खींचे और उसे रसोई में खींच लिया। उसने उसके चेहरे पर पानी का एक कटोरा छिड़का और वह आदमी जाग गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं और अर्जुन को देखा, तो वह डर गया। वह कांप उठा और फर्श पर गिरकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह चिल्ला रहा था और उसकी आवाज भारी हो गई थी। कैसा है? क्या अब तुम जाग गए हो? ठीक है, अब समाज के सभ्य सदस्यों की तरह मुआवजे के बारे में बात करने का समय आ गया है। अर्जुन ये कहते हुए उपहासपूर्वक मुस्कुरा रहा था। मुआवजा। टैटू वाला आदमी इतना दुखी हुआ कि वह रो पड़ा। तुम्हें मुझे मारने के बाद वास्तव में मुझे मुआवजा देना चाहिए। आखिरकार, वह काया है। वह मुझे रिश्वत भी देना चाहता है। टैटू वाले आदमी ने अपने दिमाग में योजना बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने 2 पैर तोड़ दिए हैं, इसलिए अर्जुन को कम से कम उसे 2 से 3 मिलियन देने चाहिए। इसके अलावा, वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी आहत था। 5 मिलियन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, है ना? उसके पास अपने चाचा का सहारा था, इसलिए टैटू वाले व्यक्ति को यह डर नहीं था कि अर्जुन उसे पैसे नहीं देगा। हालांकि, अर्जुन ने जो कहा उससे उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह तो वहीं मर जाना चाहता था। अर्जुन ने टैटू वाले आदमी के पीले बाल पकड़े और चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैंने नीना को ये कहते हुए सुना कि तुमने उससे पहले भी पैसे मांगे थे, है ना? मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा है। यह ऐसा काम नहीं है जो एक आदमी को करना चाहिए। उसने अपना सिर घुमाया और नीना से पूछा, उसने तुमसे कितना मांगा? नीना ने अपनी उंगलियां गिनते हुए हकलाते हुए कहा, ज्यादा नहीं। जब वह जुआ खेलता था तो कई बार हार जाता था, इसलिए लगभग 300,000 से 400,000 तक। 300,000 से 400,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। अर्जुन को लगा कि नीना बहुत नर्म है। उसका पूर्व पति उसे लगातार परेशान कर रहा था, लेकिन वह अभी भी नहीं जानती थी कि कैसे जवाब दिया जाए। अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसने टैटू वाले आदमी को थप्पड़ मारा, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगी। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, 1 मिलियन। यह नीना को तुम्हारा मुआवजा है। अगर तुम्हें उचित लगे तो सिर हिलाओ, अगर नहीं, तो अपना सिर हिलाओ और हम इस बारे में बात कर सकते हैं। 1 मिलियन। ये कैसा मजाक था? टैटू वाले आदमी को लगा कि अर्जुन ही उसे मुआवजा देगा। हालांकि, अर्जुन की बातें सुनने के बाद, यह आदमी चाहता था कि वह नीना को मुआवजा दे। आप इससे सहमत नहीं हैं? अर्जुन ने देखा कि टैटू वाला आदमी अपना सिर हिला रहा है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा और उसके दोनों सामने के दांत तोड़ दिए। टैटू वाला आदमी दंग रह गया। उसने खांसते हुए दया की भीख मांगी। मैं उसे हर जाना दूंगा। मैं उसे कुछ भी दूंगा। कृपया मुझे अब और थप्पड़ मत मारना। ये सही है। अगर आप पहले ही मान जाते तो ठीक रहता। इससे मुझे अपने हाथ में होने वाले दर्द से छुटकारा मिल जाता। अर्जुन की मुस्कुराहट लोमड़ी की तरह धूर्त थी। टैटू वाला आदमी बहुत पछता रहा था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह नशे में धुत होकर सिर्फ नीना को चिढ़ाना चाहता था। लेकिन उसका ये हाल हो गया। न सिर्फ उसके 2 पैर टूट गए, बल्कि उसे 10 लाख डॉलर भी देने पड़े। दुश्मन को धोखा देने की कोशिश करने के कारण उसे दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा था। नीना भी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसके लिए 10 लाख मांगेगा।
हालांकि वह बीकन में काम कर रही थी और उनका वेतन 200,000 से 300,000 के बीच सालाना वेतन के साथ काफी अधिक था। लेकिन अब उसे अचानक से 1 मिलियन और मिलने वाले थे। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वह नहीं कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने अर्जुन की आंखें देखीं, तो उसने उसकी बात मानने का निर्णय कर लिया। अरे, बाद में नीना को 10 लाख ट्रांसफर कर देना। अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे ऐसे उठाया जैसे वह किसी लड़की को उठा रहा हो। फिर उसने आक्रामक तरीके से कहा, कुछ भी खींचने की कोशिश मत करो। पैसे ट्रांसफर करने के बाद तुम यहां से निकल सकते हो। जल्दी करो, टालमटोल करना बंद करो। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी टांगें नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन चिल्लाया। टैटू वाले व्यक्ति ने तुरंत अपना मोबाइल बैंकिंग खाता पंजीकृत कराया और नीना के खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब तुम बाहर जा सकते हो। अगर मैं तुम्हें फिर से देखूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके अंदर से मौत की एक बेहद तीखी और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। मौत की इस आभा ने टैटू वाले आदमी की बदला लेने की योजना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने डरते डरते अर्जुन को देखा, फिर चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। भय और आतंक जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसके पूरे शरीर और आत्मा को खा गया। उस क्षण उसे लगा कि मौत उसके करीब आ रही है। ओके, मैं फिर कभी नहीं देखूंगा। मैं अब दफा हो जाऊंगा। टैटू वाला लड़का अर्जुन और नीना की चौकस निगाहों के नीचे धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया। हाँ, वह घर से रेंग कर बाहर आया क्योंकि उसके पैर टूट गए थे। जब टैटू वाला आदमी गायब हो गया तो अर्जुन आलस से सोफे पर लेट गया। नीना अभी भी सदमे में थी। उसके खाते में 10 लाख रुपए थे और उन्होंने उस बदमाश हैरिस को सबक सिखा दिया था। नीना को लगा कि वह सपने में है। काफी देर बाद आखिरकार उसे होश आया। क्या इससे हमें कोई अनचाही परेशानी होगी? आखिरकार उसके चाचा वास्तव में पुलिस बल में काम कर रहे हैं। मुझे चिंता है कि वह आपसे बदला लेगा। नीना ने भौहें सिकोड़ी और मुंह बनाया। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह बहुत प्यारी लग रही थी। मुझसे बदला लेना चाहते हो? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। वह इस तरह से देखकर मुझसे बदला लेना चाहता है। मुझे परवाह नहीं कि उसका चाचा पुलिस बल में काम कर रहा है या नहीं। भले ही वह उच्च प्रबंधन में हो, ये बेकार है। अर्जुन बिल्कुल भी डरा नहीं था। ठीक है, चिंता मत करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मुझे फोन करो। अगली बार जब तुम उसके जैसे बदमाश को देखो तो बस उससे दूरी बनाए रखना। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम ऐसे लड़के को कैसे डेट कर सकती हो? अर्जुन बुदबुदाया। नीना शर्मा गई। उसने बुदबुदाते हुए खुद को समझाया। जब मैं पहली बार मुंबई आई थी तो मैं किसी को नहीं जानती थी। फिर मैं उससे मिली, इसलिए मैंने उसके साथ डेट करने का फैसला किया। जब मुझे पता चला कि वह बुरी खबर है तो मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। अर्जुन ने समय देखा और कहा, बहुत देर हो चुकी है। मुझे अब वापस जाना है। क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुकेंगे? नीना ने अचानक लाल आंखों से पूछा। उसने हिम्मत करके अर्जुन की बांह पकड़ ली। वह कमजोर और कमजोर दिख रही थी। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि हैरिस और लोगों के साथ वापस आएगा। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और नीना के हाथों को देखा जो उसके हाथ पर थे। उसने धीरे से उसके हाथ हटाए और हंसा। सब ठीक हो जाएगा। वह आदमी दिखने में तो मजबूत है लेकिन असलियत में कमजोर है। अगर वह वापस आने की हिम्मत करता है तो बस मुझे बुला लेना। नीना के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद अर्जुन चला गया। वह अब यहाँ और नहीं रह सकता था। यहाँ सिर्फ वे दोनों ही थे। अर्जुन आखिर एक शादीशुदा था। नीना ने उसे रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। वह उसे सीढ़ियों से नीचे ले गई। अर्जुन ने हाथ हिलाया और जेबों में हाथ डाल लिया। वह एक गाना गुनगुनाता हुआ बेफिक्र होकर चला गया। नीना की नज़र में अर्जुन की चौड़ी और मजबूत पीठ दिख रही थी। शायद यही वो आदमी था जिसके पीछे उसे जाना चाहिए था। उसे यकीन था कि यह एक और रात बिना नींद के गुजरेगी। जब नीना अपने घर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर में 3 आदमी थे। तीनों आदमियों का नेता महंगा सूट पहने हुए था। वह सोफे पर बैठा था, उसकी आंखें ठंडी थीं। उसके पीछे 2 बलवान अंगरक्षक थे। नीना, तुमने अर्जुन को रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? सोफे पर बैठे आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। नीना ने सिर झुकाकर माफी मांगी। रोहन, मुझे माफ करें। मुझे लगता है कि अर्जुन एक बहुत अच्छा आदमी है। इसके अलावा अनिका मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, इसलिए मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। थप्पड़। सोफे पर बैठा आदमी उठा और उसने नीना के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। इस तमाचे से नीना के होंठ से खून बहने लगा। रोहन चिल्लाया, नीना,
याद रखो, तुम सिर्फ ब्यूटी किलर्स द्वारा विकसित एक हथियार हो। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य पुरुषों को लुभाना है। तुम सिर्फ एक सस्ती वेश्या हो। तुम्हें वापस लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं तुमसे कहता हूँ, समझी? नीना ने अपने होंठ काटे, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे जवाब दो। अचानक रोहन ने नीना की गोरी ठोड़ी पकड़ ली और दांत पीसते हुए पूछा। मैं समझती हूँ, नीना ने बिना सोचे समझे कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं और उसके होठों के कोने पर खून लगा हुआ था। हाँ, वह अपनी माँ द्वारा विकसित की गई हथियार थी। उसके पास गरिमा नहीं थी। वह अपने पूरे जीवन में केवल पुरुषों को लुभा सकती थी जब तक कि उन्होंने उसका उपयोग करना बंद करने का फैसला नहीं किया। रोहन ने उपहास किया जब उसकी नज़र नीना के शरीर पर पड़ी। नीना का शरीर बहुत आकर्षक था। मैं तुम्हें एक और मौका देने जा रहा हूँ। तुम जो भी करो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें अर्जुन को अपने साथ बिस्तर पर लाना होगा। अगर तुम यह मौका चूक गई, तो तुम वापस जा सकती हो और अपनी सजा पा सकती हो। रोहन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें समझना चाहिए कि मैंने तुम्हें ब्यूटी किलर से बचाया है। अगर तुम्हें वापस वहां फेंक दिया गया, तो तुम्हें इसके परिणाम मुझसे कहीं बेहतर पता होने चाहिए। नीना ने कमजोरी से सिर हिलाया। बाहर निकलो, रोहन ने अपने अंगरक्षकों से कहा। फिर वह सोफे पर बैठ गया और नीना को देखकर मुस्कुराया। यहाँ रेंगो, मेरी सेवा करो। नीना ने उसे अस्वीकार नहीं किया। वह धीरे से जमीन पर घुटनों के बल बैठी और एक पिल्ले की तरह रोहन के ऊपर चढ़ गई। आधे मिनट बाद उसका सिर कॉफी टेबल के पीछे हिल रहा था और रोहन इस पल का आनंद लेते हुए अपना सिर बंद कर रहा था। तभी कमरे में तेज आवाजें गूंजने लगीं। इधर अर्जुन अपने विला में वापस आ गया था। जब वह अंदर गया, तो उसने देखा कि लिविंग रूम में सोफे पर अनिका बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह उसका इंतजार कर रही थी। तुम अभी तक सोई नहीं? उसने पूछा। जब अनिका ने अर्जुन को देखा, तो वह उठी और अर्जुन को वापस कमरे में खींच लिया। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। उसने उसे गुस्से से देखा और पूछा, डियर, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रही हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हें मुझे ईमानदारी से जवाब देना होगा। अनिका अर्जुन को परेशान कर रही थी। उसने डरते डरते पूछा, क्या सवाल? तुम इतने गंभीर क्यों दिख रही हो? डार्लिंग, तुम बफर को कैसे जानते हो? वह निवेश का देवता है। उसने हमारी कंपनी में 3 बिलियन का निवेश किया है। बहुत देर तक अनिका को ये बात समझ में नहीं आई। घर पहुंचने के बाद वह और भी उलझन में पड़ गई। इसलिए उसने अर्जुन को पकड़ लिया और गंभीरता से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वाकई युवा हो? कैपिटल सिटी में कपूर ग्रुप का मालिक? अनिका की आंखों में देखते हुए अर्जुन को घबराहट महसूस हुई। क्या अनिका को कुछ पता चला? अर्जुन ने समझाया, इस मामले की चिंता मत करो अनिका। मेरे एक दोस्त ने मुझे बफर से मिलवाया था। ज्यादा मत सोचो, बस कंपनी का अच्छे से ख्याल रखो। अनिका कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने खुद को रोक लिया। जब वह कुछ और पूछना चाहती थी, तो कमरे का दरवाजा खुल गया। माया जी मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी थी। उसने उनके हाव भाव की परवाह नहीं की और अंदर घुस गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने तुम दोनों को ये कहते हुए सुना कि तुमने कंपनी की समस्या हल कर दी है। माँ, आप हमेशा हमारी बातें क्यों सुनती रहती हैं? अनिका असहाय महसूस कर रही थी। उसने अपनी भौं उठाई। उसकी माँ की कोई सीमा नहीं थी। ये पहली बार नहीं था जब उसने चुपके से उसकी बातें सुनी थीं। माया जी ने अनिका की तरफ आंखें घुमाईं और उसे अनदेखा कर दिया। फिर वह चेहरे पर मुस्कान के साथ अर्जुन की तरफ देखने के लिए मुड़ी। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुमने इसका ध्यान रखा? तुम्हारा तो एक बहुत बढ़िया दोस्त भी है। तुम उन्हें हमारे घर पर डिनर के लिए कब बुला सकते हो? आखिरकार उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। माया जी इस समय बहुत ही मिलनसार थी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माया येट्स, तुम इस समय कौन सी भयंकर योजनाएं बना रही हो? माया जी ने भौहें सिकोड़ी। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई उसे उसके नाम से पुकारने की? कोई बात नहीं, वह बस इसे सहन कर लेगी। आखिरकार उसने अनिका की कंपनी में संकट का समाधान किया था। नहीं, मैं सिर्फ विचारशील बन रहा हूँ। आखिरकार आप पर उनका इतना बड़ा एहसान है। माया जी इतनी ईमानदारी से कह रही थी। अनिका और अर्जुन उससे बहस नहीं कर सकते थे। कोई बात नहीं, डार्लिंग। बस इस बात पर सहमत हो जाओ। अगली बार अपने दोस्त को डिनर पर बुलाओ और हम उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देंगे। अनिका ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह वही दोस्त था। ठीक है, मैं उसे बाद में बता दूंगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं। हो सकता है कि वह अभी विदेश में हो। अर्जुन ने अचानक कोई बहाना बना लिया।
वह फिलहाल उनसे झूठ ही बोलेगा। उसी समय सिरस मैनर में चमकदार रोशनी वाला हॉल। गायत्री जी फ्रेंच खिड़की के सामने खड़ी थी। वह एक शुद्ध नस्ल का सफेद शाही फारसी कुत्ता पकड़े हुए थी। उसकी दो अलग अलग रंग की आंखें थीं और वह बहुत आज्ञाकारी दिख रहा था। उसके पीछे ब्लेक थोड़ा झुका। उसका शरीर कांप रहा था। मैडम, अब हमें क्या करना चाहिए? बीकन को एक नया निवेशक मिल गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वालिस के प्रतिबंध आदेश को अनदेखा करने की हिम्मत कौन करेगा। ब्लेक गुस्से में था। उसने सोचा कि वह मुंबई को निगल सकता है। इस तरह माइकल सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने में सक्षम होंगे। हालांकि उनकी योजनाएं परिवर्तनों के साथ आगे नहीं बढ़ सकीं। अब केवल मैडम ही इसका समाधान कर सकती थीं। गायत्री जी का चेहरा ठंडा था। वह पलटी और उसकी बाहों में मौजूद फारसी ने म्याऊं म्याऊं की। मैं समझ गया। इसकी चिंता मत करो। जैसा मैं कहूं वैसा करो। गायत्री जी ने शांति से कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उसकी आवाज सुनकर कोई भी कांप उठेगा। ब्लेक काफी देर तक हिचकिचाता रहा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैडम, मेरे पास एक सवाल है जो मुझे काफी समय से परेशान कर रहा है। अनिका शर्मा का पति अर्जुन कपूर कौन है? मैंने अपने लोगों से उसकी जांच करने को कहा और वह एक सामान्य निकम्मा व्यक्ति है। हालांकि मुझे लगता है कि वह इतना सरल नहीं है। साथ ही मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है। गायत्री जी ने ब्लेक को ठंडेपन से देखा और कहा, जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। बस अपने कामों पर ध्यान दो। ऐसा कहने के बाद ब्लेक कांप उठी। वह उस बयान में धमकी भरा लहजा महसूस कर सकता था। अर्जुन इतना सरल तो नहीं था। उसके इतना कहने के बाद गायत्री जी हॉल से बाहर चली गई। उसके पीछे विविन ने ब्लेक को ठंडी निगाह से देखा। उसकी आंखों में मौत की आभा थी। अगले दिन भोर में अर्जुन अहाना को लेने और घर लाने के लिए तैयार था। साथ ही वह एनी को विला में अहाना की देखभाल करने की भी अनुमति देता। जब वह नीचे गया तो उसने देखा कि माया जी ने एक शानदार नाश्ता तैयार किया था। उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर हाथ हिलाया। उसने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। आओ खाओ। अर्जुन थोड़ा चौंक गया। उसने देखा कि चार्ल्स और अनिका पहले से ही मेज पर थे। तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माया जी फिर से कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रही है। क्या देख रहे हो? आओ खाओ। माया जी मुस्कुराए। वे तीनों असहाय भाव से मुस्कुराए। उन्हें लगा कि माया जी को आखिरकार सफलता मिल ही गई। माँ, देखो, ये कितना अच्छा है कि हम इस तरह शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण हैं। अब से अर्जुन को अनदेखा मत करना, ठीक है? अनिका ने दूध पीते हुए कहा। माया जी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। मेरी बेटी सही कह रही है। उसके बाद वह पलटी और अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने गंभीरता से कहा, अर्जुन, मैं पहले गलत थी। मैं दुर्भावनापूर्ण विचारों से ग्रस्त थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बहुत भयानक चीजें की। कृपया उन्हें दिल पर न लें। मैं अब तुमसे माफी मांग रही हूं। ऐसा कहने के बाद माया जी ने एक कुर्सी खींच ली और घुटनों के बल बैठ गई। अर्जुन ने माया जी को तुरंत रोका और कहा, माँ, तुम क्या कर रही हो? ऐसा लगेगा जैसे हम इस रास्ते पर अजनबी हैं। माया जी, अर्जुन कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। वह उदार है, इसलिए वह इस बात पर तुमसे झगड़ा नहीं करेगा। चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी पत्नी को आखिरकार सफलता मिल ही गई। नाश्ते के दौरान सभी लोग बहुत खुश थे। नाश्ता खत्म होने के बाद अनिका और अर्जुन विला से बाहर निकल गए। उनमें से एक कंपनी में निवेश का ध्यान रखने वाला था, जबकि दूसरा अहाना को हॉस्पिटल से लेने वाला था। इस बीच चार्ल्स अपने पक्षी के साथ टहलने और शतरंज खेलने के लिए बाहर चले गए। अब विला में केवल माया जी ही बची थी। उन्होंने प्रवेश द्वार पर चेहरे पर मुस्कान के साथ अनिका को अलविदा कहा। मर्सिडीज के नज़र से ओझल हो जाने के बाद उसके चेहरे पर मौजूद सौम्य मुस्कान गायब हो गई। फिर वह विला के अंदर भाग गई। उन्होंने टेबल भी साफ नहीं की। वह ऊपर की मंजिल पर अनिका और अर्जुन के कमरे में भाग गई। उन्होंने उनके दराजों में तलाशी ली और उनका बैंक कार्ड ढूंढ निकाला। उन्होंने उसे हाथ में थाम लिया और सोचने लगी। फिर वह नीचे गई और अपना बैग उठाया। वह बैंक जाने के लिए टैक्सी बुलाने के लिए लॉन्गफोर्ड पार्क से बाहर निकली। माया जी ने कार्ड क्यों चुराया? उसे कल रात एक बात याद आई। पिछली बार जब उसने बैंक में बैलेंस चेक किया था तो देखा था कि बैलेंस में 100 बिलियन थे। सभी ने कहा कि वह बस कुछ देख रही थी। यहां तक कि बैंक ने भी कहा कि सिस्टम में खराबी है। हालांकि माया जी ने उन पर विश्वास नहीं किया। वह खुद जाकर देखना चाहती थी। इस समय अर्जुन पहले से ही हॉस्पिटल में था। उसने अहाना और एनी को देखा।
अहाना ने उसे बहुत ही मधुर आवाज में पुकारा और उसकी बाहों में कूद पड़ी। अर्जुन ने अहना को गोद में उठा लिया और मुस्कुरा रहा था। उसकी बेटी उसकी खुशी का स्रोत थी। क्या तुम्हें डैडी की याद आई? हाँ, अहाना ने बड़े प्यार और आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। जब एनी ने खुश पिता और बेटी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एनी, अपना सामान पैक करो। चलो घर चलते हैं, अर्जुन ने कहा। विला वापस लौटते समय अर्जुन को नीना का फोन आया। उसने कहा कि उसे उससे मिलना है। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि पहले एनी को अहाना को विला में ले जाने दिया जाए। फिर उसने ऑफिस जाने के लिए टैक्सी बुलाई। अर्जुन एक कैफे में गया। उसने जल्दी ही नीना को वहां आते देखा, जब वह इंतजार कर रहा था। उसकी शक्ल ने बहुत से ग्राहकों की नजरें अपनी ओर खींच लीं। सुंदर, वह बहुत सुंदर थी। अर्जुन खिड़की के सहारे झुका हुआ था और हल्की हवा का आनंद ले रहा था। उसने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मुझे इतनी सुबह क्यों देखना चाहती हो? क्या तुम मुझे कल रात जो हुआ उसके लिए खाना खिलाना चाहती हो? मैं तुम्हें भोजन पर आमंत्रित करूंगी, लेकिन मेरे पास कुछ और काम है जिसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। नीना कुछ कहने से पहले काफी देर तक हिचकिचाई। बताओ मुझे, क्या हुआ? अर्जुन ने नीना के हाव भाव में आए बदलावों को नोटिस किया। उसकी भौहें कसकर एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि वह घबराई हुई थी। हैरिस मुझसे पैसे वापस मांग रहा है। उसने आज दोपहर मुझसे मिलने के लिए भी कहा है, अगर नहीं मिला तो। नीना बात जारी रखना चाहती थी, लेकिन वह रुक गई। वह बहुत चिंतित लग रही थी। नहीं तो क्या? उसने कहा कि अगर मैं उसे 10 लाख नहीं लौटाता, तो वह अपने आदमियों से कहेगा कि वे मुझे हर दिन परेशान करें और मेरे घर के प्रवेश द्वार को बंद कर दें। इसके अलावा, वह अपने आदमियों से कहेगा कि। नीना ने धीरे से कहा। वह डर गई थी। अंत में, वह धीमी आवाज में बोल रही थी। अर्जुन लगभग अनुमान लगा सकता था कि वह क्या कहना चाहती थी। अगर हैरिस ने वाकई ऐसा किया, तो यह नीना के लिए खतरनाक होगा। यह एक धमकी थी। क्या उसके पैर ठीक हो गए हैं? उसकी हिम्मत कैसे हुई बेशर्मी से शेख ही बघाड़ने की? वह बस तुम जैसी जवान औरत को डराने की कोशिश कर रहा है, अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डर लग रहा है। क्या मुझे उसे पैसे लौटा देने चाहिए? आखिरकार, यह उसी का है। नीना ने चिंतित होकर कहा। वह अपनी युवावस्था में थी। उसने पहले कभी इस तरह की घटना का अनुभव नहीं किया था। वह केवल तभी चिल्लाती थी जब वह बदमाशों से टकराती थी। उसे पैसे लौटा दूं? बिल्कुल नहीं। ये पैसे तुम्हें उसका मुआवजा है। अगर उसे पैसे वापस चाहिए तो उसे मेरी इजाजत लेनी होगी, अर्जुन ने सख्ती से कहा। आह, तुम्हारा क्या मतलब है? नीना उलझन में थी। उसने अर्जुन को उसकी राय जानने के लिए बुलाया था। यह आसान है। क्या उसने तुम्हें आज दोपहर मिलने के लिए नहीं कहा था? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस तरह, तुम ज्यादा सहज रहोगे, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आप उसके जैसे व्यक्ति से निपट रहे हों तो आपको आक्रामक होना होगा। आपको उसके अधिकार को खत्म करना होगा ताकि उसे पता चले कि हम काय नहीं हैं। नीना बहुत शर्मीली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी अर्जुन की कही बात पर विचार कर रही थी। अर्जुन ने दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक है। मैं यहाँ हूँ, इसलिए तुम ठीक हो जाओगे। नीना आखिरकार मुस्कुराई। उसने सिर हिलाया और कहा, तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। अर्जुन ने दुख जताया। ऐसा लग रहा था जैसे ये युवती बड़ी हो गई है। कमाल है, जब वह बड़ी हो रही थी तो क्या खाती थी? ये या तो दावत थी या फिर अकाल। नीना ने अर्जुन की निगाहें देखीं। उसने शर्म से डांटते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस उत्सुक हूं। अर्जुन ने अपना सिर खुजलाया और अजीब तरह से मुस्कुराया। जिज्ञासु, नीना ने अपना सिर झुकाया। वह एक जिज्ञासु छोटी लड़की की तरह लग रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए नीना की ओर इशारा किया। उसने पूछा, मैं तुम्हारे मकड़ी के टैटू के बारे में जानना चाहता हूं। अगर मुझे सही से याद है तो मैंने ये टैटू पहले भी देखा है। नीना ने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती को ढक लिया। वह शर्मिंदगी से बोली, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहती तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी नजर और भी तेज हो गई। उसी समय, माया जी बैंक में थी। उन्होंने कार्ड निकाला और काउंटर पर गई। उसने कहा, मिस, मुझे ये जांचने में मदद करें कि इस कार्ड में कितने पैसे हैं। पिन डालने के बाद माया जी ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम इसे जांचने में कामयाब हो पाए? कितना? काउंटर के पीछे खड़ी महिला ने जब पूरी प्रक्रिया देखी और कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने माया जी को अविश्वास से देखा और कहा, मैडम, आपका कार्ड। मेरे कार्ड में क्या खराबी है?
माया जी चिंतित थी। उसने अपनी गर्दन को कांच के दूसरे छोर पर घुमाकर ये देखने की कोशिश की कि कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या है। मैडम, मुझे खेद है। हम फिलहाल आपके कार्ड का बैलेंस चेक नहीं कर सकते। साथ ही, हमारी शाखा को आपके कार्ड की जांच करने की अनुमति नहीं है। आपको हमारे मुख्यालय में जाना होगा। काउंटर के पीछे खड़ी महिला ने क्षमा मांगते हुए कहा। ये पहली बार था जब उसे इसका सामना करना पड़ा। उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दो बड़े लाल शब्द थे जिन पर लिखा था, अनुमति नहीं। क्या हो रहा था? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप इसे फिर से जांच सकते हैं? मुझे याद है कि मैंने पहले इस कार्ड पर बहुत सारा पैसा देखा था। माया जी ने हार मानने से इनकार कर दिया। काउंटर के पीछे खड़ी महिला को भी समझ में नहीं आया कि क्या करे। वह उठी और मैनेजर को बुला लाई। जब मैनेजर यहां आया और उसने स्क्रीन पर अनुमति नहीं लिखा देखा तो वह भी हैरान रह गया। वह यहां 20 वर्षों से काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। उसने माया जी से पिन फिर से डालने को भी कहा, फिर भी नतीजा वही रहा। मैडम, कृपया प्रतीक्षा करें। मैं मुख्यालय को फोन करता हूं। मैनेजर ने विनम्रता से कहा। माया जी को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाई, नहीं, ये कौन सा बेवकूफ बैंक है? ये कैसे संभव है कि आप बैलेंस चेक नहीं कर सकते? मैनेजर भी निराश था। उसने फोन किया और जवाब मिलने के बाद वह माया जी को वीआईपी रूम में ले गया। मैडम, नमस्ते। कृपया थोड़ी देर यहीं रुकिए। कोई जल्द ही आपके पास आएगा। मैनेजर ने विनम्रता से कहा। माया जी वीआईपी कमरे में बैठी हुई बहुत प्रसन्न थी। यह उसका वीआईपी रूम में पहला अनुभव था। क्या इस कार्ड पर बहुत सारा पैसा था? तुम्हें जल्दी आना होगा। मुझे जल्दी वापस जाना है। माया जी दुखी होकर बुदबुदाई। 10 मिनट से ज्यादा समय बीतने के बाद वीआईपी कमरे का दरवाजा खोला गया। एक पुरुष और एक महिला अंदर आए। वे दोनों काले रंग की ऑफिस पोशाक पहने हुए थे। क्या आप माया येट्स हैं? वह महिला वरिष्ठ कर्मचारी लग रही थी। वह गंभीर दिख रही थी। उसके बाल छोटे थे और वह दुबली पतली थी। उसके चलने का तरीका शानदार था। ये स्पष्ट था कि वह प्रशासनिक विभाग से थी। हाँ, मैं हूँ। आप हैं। जब माया जी ने उन्हें देखा तो वह चौंक गई। वह अंधी नहीं थी। उन दोनों में सरकारी अधिकारियों जैसी हवा आ रही थी। महिला ने कहा, कृपया हमारा सहयोग करें और हमारे पीछे चलें। उसकी आवाज ठंडी थी और वह गंभीर दिख रही थी। माया जी भयभीत थी। अंत में, इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, दोनों उसे उठाकर ले गए। बैंक से बाहर निकलने के बाद वे एक काले रंग की ऑडी में बैठ गए। माया जी को अपराधबोध और घबराहट महसूस हो रही थी। वह कार में बैठे बैठे पूछती रही, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो? मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम मुझे गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रख रहे हो। हालांकि, पैसेंजर सीट पर बैठी महिला ने पीछे के शीशे को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, आप अवैध संपत्ति हस्तांतरण में शामिल हैं। हमें आपको पूछताछ के लिए वापस ले जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ सहयोग करेंगी ताकि हमें आपके साथ कोई कठोर कदम न उठाना पड़े। वह कथन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। माया जी समझ गई और डर के मारे चुप हो गई। उसने कार के बाहर का नजारा देखा। इसके अलावा, उसका फोन भी जब्त कर लिया गया था। वो अनिका को यह नहीं बता पाई कि वह कहाँ है। इस क्षण, उसे अंततः एहसास हुआ कि अर्जुन कितना महान था। यदि अर्जुन यहाँ होता तो उनके पास निश्चित रूप से कोई योजना होती। काफी देर तक देखने के बाद माया जी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कार स्कारलेट ब्रिज पार करके पहाड़ में क्यों चली गई? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम कौन हो? मैं बाहर जाना चाहता हूँ। माया जी बहुत डर गई थी। वह चिल्लाते हुए कार के दरवाजे पर हाथ पटकती रही। हालांकि, सामने खड़े पुरुष और महिला ने ऐसा दिखावा किया कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। चुप रहो। मैडम तुम्हें देखना चाहती हैं, महिला ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें बर्फीली थीं। महोदया, माया जी दंग रह गई। जब वह उस स्थान पर पहुंची तो उसे अंततः पता चला कि वह कहाँ है। यह एक विशाल जागीर थी। यह एक महल की तरह असाधारण लग रहा था। फिर, वह डरते डरते उन दोनों के पीछे चली गई जो उसके आगे चल रहे थे और हवेली में घुस गई। हॉल के अंदर, बॉडीगार्ड्स की दो कतारें थीं जो सभी काले सूट पहने हुए थे। उन्होंने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांध रखे थे और बेहद हटे कट्टे दिख रहे थे। वहां 10 से अधिक अंगरक्षक थे। वह उन्हें देखकर ही हॉल की चौड़ाई का अनुमान लगा सकती थी। माया जी हॉल के अंदर खड़ी थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और इधर उधर घूमने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यहां तक कि उसकी पिंडलियां भी कांप रही थीं। वह भयभीत हो गई। ये जगह कहाँ है?
काफी देर बाद उसने आखिरकार एक खूबसूरत आकृति को सर्पिल सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। उसने एक लंबी काली पोशाक पहन रखी थी और उसकी बाहों में एक फारसी महिला थी। हर कदम पर महिला की ऊंची एड़ी की सैंडल टाइलों से टकरा रही थी। माया जी को लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। गायत्री जी, ये गायत्री जी थी। माया जी भयभीत हो गई। वह क्या चाहती थी? गायत्री जी ने माया जी को देखा जो कांप रही थी और सोफे पर बैठ गई। उसने उसकी फारसी को सहलाया और ठंडे स्वर में कहा, हम फिर मिल गए, माया जी। मैडम वालिस, आप क्या कर रही हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया, है ना? माया जी डरी हुई थी। उसे डर था कि गायत्री जी उसे फिर से मारेगा। गायत्री जी के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। उसने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ किसी खास वजह से नहीं बुलाया है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। एक बार जब तुम ये करोगी तो तुम्हें 5 मिलियन रुपए मिलेंगे। उसके ऐसा कहने के बाद गायत्री जी के अधीनस्थ ने 5 चांदी के बक्से निकाले और उन्हें माया जी के सामने रख दिया। जब बक्से खोले गए तो उनमें ढेरों लाल रंग की नकदी भरी हुई थी। दृश्य अत्यंत आकर्षक था। जब माया जी ने पैसे देखी तो वह उत्साहित हो गई। पैसा, ये सब पैसा था? क्या ये सब मेरे लिए है? माया जी ने खुद पर काबू ना रखते हुए पूछा। वह भी बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। वह पूरी तरह से भूल गई थी कि गायत्री जी ने उन्हें पहले क्या बताया था। गायत्री जी के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। वह कल्पना नहीं कर पा रही थी कि अर्जुन 3 साल तक अपनी सास के साथ कैसे रहा होगा। उसने उसे कैसे सहन किया। ये काम पूरा होने के बाद ही तुम्हारा होगा, गायत्री जी ने बेपरवाही से कहा। फिर उसने विविन को इशारा किया कि वह चीजें बाहर निकाल ले। वे एक छोटे से बक्से में थे। माया जी उत्सुक हो गई और उन्होंने डिब्बा उठा लिया। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें सफेद पाउडर के 3 छोटे छोटे पैकेट थे। यह क्या है, मैडम वालिस? माया जी ने असमंजस में पूछा। तुम इस बारे में चिंता मत करो। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम फिलिप को इसे खाने के लिए मजबूर करो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके हैं, गायत्री जी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक अशुभ चमक थी। माया जी चौंक गई। वह डिब्बा पकड़े हुए डर गई। उसने पूछा, क्या ये जहर है? अगर यह है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर वह मर गया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। विवियन ने आगे बढ़कर बॉक्स को माया जी के हाथों में थमा दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये जहर नहीं है, वह नहीं मरेगा। इससे उसे ज्यादा से ज्यादा लत लग जाएगी। जब उसने ये कहा तो माया जी समझ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अब वह और भी डर गई थी। उसने इनकार में अपना सिर जोर से हिलाया। वह जानती थी कि ऐसा होगा, इसलिए गायत्री जी ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसके अधीनस्थ ने 2 सेट दस्तावेज थमा दिए। उसने कहा, यहाँ 2 सेट दस्तावेज हैं। एक 2 घरों के लिए एक डीड है और एक अपराध है जिसे मैं तुम पर लगाऊंगी। ये तुम्हें जीवन भर जेल में सड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी मर्जी। उसके ऐसा कहने के बाद दोनों दस्तावेज माया जी के सामने फेंक दिए गए। माया जी ने इसे उठाया और इसके ऊपर नजर डाली। वह अपने दिल में बार बार ओह नहीं कह रही थी। अंत में माया जी के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए और पैसे और छोटे बक्से के साथ सिरस मैंशन से बाहर निकल गई। गायत्री जी बालकनी में खड़ी होकर आसमान में बादलों को देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक लंबा आदमी पीछे से उसके पास आया। उसने नकाब पहना हुआ था और उसकी आवाज भी बदली हुई थी। उसकी आवाज रोबोट जैसी लग रही थी। क्या तुमने उसे दिया? मैंने किया, गायत्री जी ने उत्तर दिया। एक बार जब कोई व्यक्ति उस सफेद पाउडर को खा लेता है तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, भले ही उसकी इच्छाशक्ति लोहे जैसी क्यों न हो। आर्केडिया द्वीप के रोजर कपूर इसका एक उदाहरण है। यह मालिक का अगला आदेश है। इसे पढ़ने के बाद जला देना, उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा और गायत्री जी को एक लिफाफा थमा दिया। गायत्री जी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और विविन को इसे जलाने देने से पहले इस पर एक नजर डाली। फिर उसने पूछा, क्या मास्टर वालिस को उस स्थान पर पहुंचने में मदद कर सकते हैं? आदमी ने पश्चिम की ओर देखा और कहा, मास्टर की क्षमता पर संदेह मत करो। कपूर बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण लोगों की योजनाओं में बाधा डाली है। हमें कपूर से छुटकारा पाना होगा। मास्टर को इस दुनिया की अर्थव्यवस्था और सेना को नियंत्रित करना है। गायत्री जी ने कुछ नहीं कहा। वह उन लोगों की क्षमता जानती थी। यहां तक कि गायत्री जी और वालिस को भी उनसे सावधान रहने की जरूरत थी। उस समय कपूर उन पर निर्भर होकर ही मजबूत हुए थे। उसके बाद रोजर प्रकट हुए और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। अब वे लोग एक बार फिर खेल पर नियंत्रण करना चाहते थे। ये संसार तो केवल शतरंज का खेल था। इधर माया जी परेशान महसूस कर रही थी।
वह सिरस मैंशन छोड़ने के बाद विला में वापस आ गई थी। वह बहुत देर तक हिचकिचाती रही और अर्जुन को फोन किया। उसने कहा, फर्जुन क्या तुम व्यस्त हो? घर पर कुछ हुआ है और मुझे तुम्हारी वापसी चाहिए। अर्जुन यहाँ नीना से बात कर रहा था। फोन आने के बाद वह नीना से थोड़ी देर बात करने के बाद घर भाग गया। अहाना और एनी अभी तक घर नहीं आई थीं। शायद वे कुछ सामान खरीदने बाहर गई थीं। एनी के आसपास होने की वजह से अर्जुन को अहाना की चिंता नहीं थी। माँ, क्या हुआ? अर्जुन घर पहुंचा और देखा कि माया जी सोफे पर बेचैनी से बैठी है। वह बहुत चिंतित दिख रही थी। जब उसने अर्जुन को देखा तो माया जी ने शांत होने का नाटक किया और कॉफी टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया। वह उठी और अर्जुन को दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें प्यास लगी होगी, थोड़ा पानी पी लो। अर्जुन को समझ नहीं आया कि माया जी क्या कर रही है। उसने गिलास ले लिया